तो चलिए आज बात करते हैं कुलकर्णी परिवार की। एक ऐसा परिवार जो मुंबई में एक नए घर में रहने आया था। ये उनका एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, जब किसी नए घर से जुड़ी उम्मीदें उस घर के एक पुराने भयानक सच से जाकर टकराती हैं, तो अंजाम क्या होता है। कहानी के मुख्य किरदार हैं अशोक कुलकर्णी, एक सरकारी मुलाजिम, उनकी पत्नी लता और उनकी बेटी वेदिका। मुंबई में अपने नए सफर को लेकर तीनों ही, आप कह सकते हैं, बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे। हाँ, ये बात और थी कि घर काफी पुराना था और थोड़ा अजीब भी दिखता था। शुरुआत में तो देखिए परिवार का नजरिया कितना पॉजिटिव था। वेदिका ने जैसे ही घर देखा उसे लगा कि पापा, ये घर तो काफी पुराना है। लेकिन लता यानी उसकी माँ, उन्होंने तो ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो इस घर को अपने पुराने घर जैसा एकदम सपनों का महल बना देंगी। तो हुआ ये कि वेदिका अपना कमरा सेट कर रही थी, साफ सफाई चल रही थी, और तभी उसका ध्यान कुछ अजीब चीजों पर गया। जैसे दीवार पर अजीब से लाल धब्बे थे, बिल्कुल खून जैसे। फिर उसने देखा कि कमरे में हवा का नामो निशान नहीं है, पर पर्दे अपने आप हिल रहे हैं। अब पहली बार में तो उसने सोचा कि अरे ये तो बस मेरा वहम होगा, और उसने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया कि जो चीजें पहले सिर्फ एक अजीब सा एहसास लग रही थीं, वो अब खुली डरावनी घटनाओं में बदलने लगीं। ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ा दी। शुरुआत में तो सब कुछ धीरे धीरे हुआ, लेकिन फिर ये आतंक तेजी से बढ़ने लगा। पहले तो रात को ठीक 1 बजे बिस्तर के नीचे से किसी के खरोंचने की जोर जोर से आवाजें आने लगी। फिर देर रात को ऐसा लगता जैसे छत पर कोई दौड़ रहा हो। बात यही नहीं रुकी। एक दिन तो हद ही हो गई। वेदिका ने अपनी माँ को किचन में देखा और पलक झपकते ही वो गायब हो गई। दरवाजे की घंटी, वो तो जैसे मजाक बन गई थी। जोर जोर से बजती, बार बार बजती, पर दरवाजे पर कभी कोई नहीं होता था। और फिर दरवाजे पर जोर जोर से किसी का पीटना शुरू हो गया। और जो आखिरी चीज हुई, उसने तो सबको हिलाकर रख दिया। अशोक की ऑफिस की बहुत जरूरी फाइलें अगली सुबह किसी ने फाड़कर पूरे कमरे में बिखेर दी थीं। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये तो एक सीधा सीधा हमला था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। वेदिका पूरी तरह से टूट चुकी थी, हताश हो चुकी थी, और उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करके सब कुछ बता दिया। और उसकी दोस्त ने जो सलाह दी वो किसी तांत्रिक या बाबा के पास जाने की नहीं थी। नहीं, उसने एक बिल्कुल मॉडर्न, एक नया रास्ता सुझाया। वेदिका के दोस्त ने कहा कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, नाम है यश, उसे बुलाते हैं। अब ये यश कोई तांत्रिक नहीं था। उसका काम करने का तरीका एकदम अलग था। वो पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, इन सब पर यकीन नहीं करता था। वो यकीन करता था टेक्नोलॉजी पर, मॉडर्न गैजेट्स पर, जैसे ईएमएफ मीटर, खास तरह के कैमरे, जिनकी मदद से वो दूसरी दुनिया की ताकतों से संपर्क साधने की कोशिश करता था। तो ठीक है, यश अपनी पूरी टीम और सारे साजो सामान के साथ उस घर में पहुंच गया। लेकिन जो हुआ वो बड़ा अजीब था। उसके सारे मॉडर्न गैजेट्स, ईएमएफ मीटर, कैमरा, सब के सब एकदम खामोश। कोई हलचल नहीं, कोई रीडिंग नहीं। लेकिन सच तो ये है कि यश को अपने इन मशीनी औजारों की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसे एक बहुत ही भारी, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। वो बिना किसी मशीन के ही समझ गया कि इस घर में कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। हालांकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कुछ नहीं पकड़ा। यश ने एहतियात के तौर पर घर में जगह जगह खुफिया कैमरे लगा दिए थे, और उन्हीं कैमरों ने वो रिकॉर्ड किया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। कैमरों में साफ दिख रहा था कि घर का सामान अपने आप गिर रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, और वहां कोई भी नहीं है। अब यश को यकीन हो चुका था, पर सवाल ये था कि ये कर कौन रहा है और क्यों। इस डरावनी मौजूदगी की जड़ तक पहुंचने के लिए उसने उस घर का इतिहास खंगालना शुरू कर दिया। और जब यश ने जांच पड़ताल की तो एक 15 साल पुराना बहुत ही दर्दनाक राज सामने आया। आज से ठीक 15 साल पहले इसी घर में सतपाल नाम का एक आदमी अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि माया की शादी तय हो चुकी थी। लेकिन फिर एक तूफानी रात एक चोर घर में घुस आया। उसने माया को बंधक बना लिया और कीमती सामान मांगने लगा। सतपाल ने अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस हाथापाई में चोर ने सतपाल को चाकू मार दिया और उनकी वहीं मौत हो गई।
अपने पिता की मौत का सदमा माया बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों बाद उसी घर में दुख और सदमे से उसकी भी जान चली गई। सोचिए उस पिता की बेबसी, मरते मरते भी उसके आखिरी शब्द यही थे कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इसकी शादी होने वाली है, तुम बाकी सब कुछ ले लो। ये शब्द इस पूरी कहानी के दर्द को बयां करते हैं। तो अब यश के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ थी। उसे पता था कि घर में कौन है और शायद ये भी कि वो क्यों है। अब वक्त था उस आत्मा से सीधा सामना करने का और उसके असली इरादे को समझने का। और यहीं पर इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला सच सामने आता है। माया की आत्मा वो असल में बुरी नहीं थी। उसका मकसद कुलकर्णी परिवार को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाना कभी था ही नहीं। वो जो कुछ भी कर रही थी उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उन्हें डराना, इतना डराना कि वो घर छोड़कर भाग जाएं। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में वो घर आज भी सिर्फ और सिर्फ उसका था। यश ने माया का ये साफ संदेश कुलकर्णी परिवार तक पहुंचा दिया। संदेश एकदम सीधा था, एक चेतावनी, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब परिवार के पास सोचने के लिए कुछ बचा नहीं था। उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो घर छोड़ दें या फिर एक ऐसे अंजाम के लिए तैयार हो जाएं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुलकर्णी परिवार ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने समझ लिया था कि इस चेतावनी को नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी होगी। उसी रात उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उन्होंने वो घर वापस माया को सौंप दिया। तो कुलकर्णी परिवार तो उस घर से निकलकर अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ गया। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। वो घर आज भी मुंबई में उसी जगह पर खड़ा है, वीरान। लेकिन सवाल ये है कि क्या माया को कभी शांति मिलेगी? क्या उसकी भटकती हुई आत्मा को कभी सुकून मिल पाएगा? उस घर में जो कभी उसका सब कुछ था?